देश दुनिया में जमाने में हर चीज चलता रहता है, कहीं किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने मस्ती को कभी कम मत होने दीजिए। और सबसे बड़ी ताकत हमारा एजुकेशन है। अगर वो सबसे बेहतर चलेगा तो हमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात लगातार कहते रहते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के आज के अभिवादन के साथ मैं सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं। और इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन से जुड़ी हुई कुछ बातें और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि थ्योरी कितना भी हम लोग पढ़ ले, जब तक न्यूमेरिकल पे सही तरीके से काम हम नहीं कर पाते तब तक हमारा कुछ भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। एकदम साधारण प्रॉब्लम से पहले उठाएंगे और फिर थोड़ा बड़े प्रॉब्लम की तरफ भी बढ़ेंगे। एंड द जब नेक्स्ट लेक्चर इसका आएगा तो उसमें और कुछ नया काम करेंगे। कहने का हमारा मतलब ये है कि हमने आपको सिखाया था कि सर्कुलर मोशन जब कभी पार्टिकल करती है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जिम्मेदार होता है। यही सारा चीज का मालिक है, सब कुछ यही करता है। ये आर अगर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है और ये अगर सेंटर है और ये सर्कुलर ट्रैक आपके सामने दिखाया गया है तो भी वेलोसिटी इसकी टेंजेंशियल होती है। एंड सेंटर की तरफ एक जो फोर्स काम करता है, जो हमने अब सिखा लिया है आपको कि एफ सी का जो वैल्यू होता है वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसी को हम लोग एम भी स्क्वायर बाय आर कहते हैं। और चूंकि इसका जो डायरेक्शन वो होता है वो हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर होता है तो इसको हम लोग इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसका नाम देते हैं। मैं आपसे ये बात पहले भी कर चुका हूं। और खास करके एक्सीलरेशन की जो चर्चा है वो बृहद पैमाने पर हुआ है। आपने देखा था कि ए वेक्टर जो है वो ओमेगा स्क्वायर आर और माइनस ई आर वेक्टर के तरफ था। एंड एक अल्फा आर हुआ करता था जो आपको ये ईटी वेक्टर के डायरेक्शन, यानी ये टेंजेंट की तरफ और ये रेडियस की तरफ। तो इसी ओमेगा स्क्वायर आर को हम लोगों ने रेडियल एक्सीलरेशन बोला था। और रेडियल एक्सीलरेशन से हमारा मतलब है रेडियली इनवार्ड। ये उसी से सेंट्रीपिटल फोर्स बना। जब डायनामिक्स की बात हम लोगों ने किया तो कुछ किया थोड़ी ना है, उसमें मास से जो फोर्स का वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है उसी का कंडीशन फुलफिल करते हुए हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर ली थी। और ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारा। दूसरा ये हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। ये कौन सा है हमारा? इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और ये हम हमेशा टेंजेंट की तरफ काम करता है। इस पर चर्चा हो चुकी है कि टेंजेंशियल फोर्स होगा तो हमारा जो सर्कुलर मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। अगर टेंजेंशियल फोर्स का वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा और पार्टिकल एक समान स्पीड से सर्कुलर पाथ पर ट्रैक पर वो मूव करेगी, जिससे सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कहलाएगा। बस इतना समझ लेना है कि सर्कुलर मोशन, जो प्रॉपर सर्कुलर मोशन जिसकी आप बात कर रहे हो, वो सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका बहुत अहम होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल हमने देखा कि सर्कुलर मोशन जब चल रहा होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना ज़्यादा कंट्रोल करता है चीज़ों को। और तमाम बातें हमने की है कि अगर ये कांस्टेंट रहेगा तब, जब v का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और v कांस्टेंट रहेगा और तो fc का वैल्यू फिक्स रहेगा। और जब fc का वैल्यू फिक्स रहा तो उसी को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहा तो ये वेरी करेगा तो सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है, जब दोनों ही एक्सीलरेशन अवेलेबल है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही एक्सीलरेशन के अवेलेबल रहने पर हम लोग, अगर ये AC की बात मैं करूं और ये मैं AT की बात करूं तो जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होता है इसका जो वैल्यू आता है मेरे पास, ये रूट अंडर AC का स्क्वायर और प्लस AT के स्क्वायर के बराबर होता है दोनों के रहने पर। तो सर्कुलर मोशन को हर तरह से, हर एंगल से अभी जज करेंगे। ये स्टार्टिंग है और इतना बढ़िया से बेसिक्स पर हमने आपका काम कर दिया है कि खास करके इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी रह गई बात आगे की, तो आगे बहुत सारे ऐसे काम हैं छोटे छोटे जो अभी इसमें करेंगे हम लोग, जैसे मोशन ऑफ साइक्लिस्ट है,
बैंकिंग ऑफ रोड्स है, वो मौत का कुआं वगैरह जो आप देखते हैं, तमाम चीज़ें हैं। और कुछ मतलब इसके अलावा भी कुछ है कामकाज जो हम आपके लिए लाने वाले हैं। अब देखते हैं कि जब इस तरह से चीज़ों को हम समझ चुके हैं तो कुछ प्रॉब्लम लेकर के हम लोग काम करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जब करेंगे ना तो प्रॉब्लम करने पर चीज़ें उसमें जुड़ती चली जाती हैं, और जितनी भी बातें अभी डिस्कस की है हमने उस सब की चर्चा बारी बारी से जब होएगी तो आपको उसका एक अलग एहसास होगा। एक छोटे से प्रॉब्लम से हम शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको मैं कुछ एक्सीलरेशन का कामकाज समझाऊं और जो पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा उसकी बात करूं। तो याद करते हैं एक ऐसे प्रॉब्लम को जो प्रॉब्लम हमारा थोड़ा सा वेरिएशंस की तरफ भी इशारा करता है और एक अच्छा मैसेज भी छोड़ कर जाएगा। क्वेश्चन है क्या, आइए बात करते हैं कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, ले लेते हैं 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर लेते हैं, बड़ा सा ढंग से सीखेंगे। कहता है इफ वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सीधा लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलो, या स्पीड लिख देते काम चलता है ना, ये स्पीड ही लिखिए। इफ स्पीड v इक्वल टू 2t वेयर t इन सेकेंड्स देन फाइंड, तब हमको क्या चाहिए इस सवाल से पता पड़ जाएगा। नंबर 1 में द रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन एट, मैंने t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये बात कही। दूसरे नंबर में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, और तीसरा में द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। देखिए शब्दों का फेर है, समझ ठीक ठाक रखनी है। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब ये क्या कह रहा है भाई साहब, पहला डिमांड, दूसरा डिमांड और तीसरा डिमांड, तीनों पर चर्चा हम लोग स्टेप वाइज करेंगे। आप घबराएंगे नहीं, एक अच्छा मैसेज लेकर के ये सवाल आ रहा है आपके लिए। आइए, पहली बात तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की चर्चा करूं तो इसने आपको ये बोला कि चलिए सर्कुलर ट्रैक पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो सर्कुलर ट्रैक बना लिया मैंने। हाँ, सर्कुलर थोड़े बनाया, अंडाकार बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये प्रयास तो हम लोग कर ही सकते हैं। देखिए जहाँ तक कोशिश है करना चाहिए। ये देखिए m मास का पार्टिकल है, हमको फोर्स पूछा नहीं है, मास का कोई रोल नहीं है सवाल में। अगर वो दिया भी होता बेकार जाता। कभी कभी ऐसा रहता है प्रॉब्लम में अननेसेसरी डेटा भी अवेलेबल रहते हैं, तो उससे बचना होता है हम लोगों को। माथा पकड़ करके नहीं बैठ जाते कि इसका क्या करें, इसका कुछ नहीं करें। आप अपने कॉन्सेप्ट से चलिए, वो उसका कुछ नहीं करना, वो आपको हिलाने के लिए वो दिया गया है, उलझने के लिए दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स के प्रॉब्लम में हर स्टेप पर ट्विस्ट है। अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके लिए कोई ट्विस्ट नहीं है। वो जो कहता है करते जाइए, सवाल अपने बनता है। और वो सिर्फ एक सवाल नहीं बनता है, आप एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं, ये याद रखना है। सवाल इसलिए नहीं बनाते कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, सवाल बना ली। अगर आपने अपनी सोच से बनाया, आपका ब्रेन डेवलप हुआ, आपकी मेमोरी ग्रोथ करी, इसका बेनिफिट आगे मिलेगा आपको। ये सी हो गया। आ रहा है हमारे पास, एकदम खूबसूरत बात है, 2 मीटर दिया हुआ है, लगाइए 2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि मुझे चाहिए होगा 2 सेकेंड पर रेडियल एक्सीलरेशन। भाई साहब, रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अपन को मालूम है, ये होता है v²/r। लेकिन कब? जब, क्योंकि आपको पता है कि v आपका टाइम डिपेंडेंट है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आप वेलोसिटी चेक कीजिएगा ना, तो क्या होगा, v का वैल्यू 2 × 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 4 मीटर पर सेकेंड रह गई आपकी वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। इसीलिए
जो रेडियल एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा वो 4 का स्क्वायर एंड बटा 2 मीटर पर सेकेंड, यही तो आएगा। और ये कितना हो जाएगा 16 बटा 2 मीटर पर सेकेंड, बोले तो 8 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान था इसको लाना, लेकिन तब जब हमें कॉन्सेप्ट मालूम है, तब जब हमने लेक्चर को सही ढंग से पढ़ा है, देखा है, सीखा है, समझा है। लेकिन अगर हमने ऐसे यहाँ चलो कोई बात नहीं है, ऐसे चल रहा है, तो आप ऐसे ही चलते चले जाओगे। दुनिया में वो हर इंसान या वो हर जीव, तो जीवों की तो बात हम लोग नहीं करते, सबसे बुद्धिजीवी मानव होता है। सभी जिंदा हैं तो उनके लिए भोजन है, पर जीवन के जीने के तरीके को अगर सुपर करना है, अगर मैं अभी ये सोचूं कि मैं 20 लाख के गाड़ी पर चलूं, मेरा शौक है, तो मैं तब शौक पालना बड़ी बात नहीं है, शौक को पूरा करना बड़ी बात है। और उसके लिए आपके पास में स्ट्रेंथ होना चाहिए, और स्ट्रेंथ तब आएगा जब आपके अंदर एजुकेशन आएगा। वही पैसा भी देगा, वही शोहरत भी देगा, और वही ऐशो आराम भी देगा। 24 आवर के ही दिन रात होते हैं। आप फेल भी करो तो भी वो रात दिन गुजरेंगे, आप सक्सेस करो तो भी दिन रात गुजरेंगे। इसीलिए कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आप अगर सही तरीके से प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो यू विल बी गेटिंग द मच मोर बेनिफिट। अदरवाइज आप अपनी जगह, प्लेटफॉर्म अपनी जगह, पर ये चलता रहेगा, ये कारवां है, लोग ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे, आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए अब देखिए दूसरे नंबर पर हमको बात है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। भाई साहब, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है? AT का फॉर्मूला होता है बच्चा dv/dt, बिकॉज दिस इज लीनियर एक्सीलरेशन एंड ये चलेगा अपने हिसाब से। सो dv/dt का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपके पास है v का वैल्यू कितना है? आपके पास v है 2t, तो dv/dt का वैल्यू आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन किया तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाइए, ये एक्सीलरेशन का यूनिट है ना। अब 80 देखिए इतना आ गया, और ये कांस्टेंट है भाई साहब, ये कांस्टेंट लीनियर एक्सीलरेशन है, टाइम से फ्री हो चुका है। तो अब आपको कह रहा है कि दूसरा डिमांड भी पूरा कर दिया हमने, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भाई साहब t इक्वल टू 2 सेकेंड हो कि 20 सेकेंड हो, टाइम से वो इंडिपेंडेंट है, इसीलिए वो एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहना है। अब आपके तीसरे डिमांड में है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। समझना इसी को है, और समझना क्या है? समझना कुछ नहीं है, ये देखिए, ये AC है और ये AT है। आपको नेट एक्सीलरेशन पूछा है, ये होगा उसका वैल्यू। ए रिजल्टेंट आपसे पूछा गया, वेक्टर रिजल्टेंट है, इसका कोई चिंता की बात नहीं, इधर तो है ही, यहाँ भी एरो लगा दीजिए, ये आपका रिजल्टेंट होगा, वेक्टर रिजल्टेंट, जो आप निकाल पाएंगे इस हिसाब से। कुछ दिक्कत की बात नहीं, आपको मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी मुझे अब कोई जरूरत नहीं, आपने भी देख लिया होगा। तो नेट एक्सीलरेशन ए का जो वैल्यू आएगा ना, वो आएगा तीसरे डिमांड में A इक्वल टू रूट अंडर AC या AR कुछ भी कह दीजिए, और AT का स्क्वायर। AC आपके सामने है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिखिए 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आपका AT है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका रूट, तो ये होगा 64 और प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 68 का अंडर रूट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये भी समझ लीजिए, हो सकता है यहाँ पर तो मेरे पास लीनियर रिलेशन दिया है, 2t दिया था, उसका मन है अगर वो टाइम का क्वाड्रेटिक भी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन को करना क्या, अगर ये मान लेते लगाता हमारे पास ये 2t स्क्वायर प्लस मान लो 3-4 कुछ भी लगा देता, तो मेरा क्या होता, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर मेरा लीनियर एक्सीलरेशन का मेरा वैल्यू कुछ और आता, टाइम डिपेंडेंट होता, कांस्टेंट नहीं होता, यही ना होता, और क्या हो सकता था? और कुछ नहीं होता। कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट से पीछे हटना नहीं है। बड़ा से बड़ा सवाल आपके सामने
दुम दबाता हुआ दिखेगा। बस अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक बढ़िया क्वेश्चन मेरे समझ में आया है, बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको, और वो एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड है। और आपको तो पता ही है, जब हम लोग एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम ही हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले सवाल जो है वो बोर्स हाइड्रोजन एटम के ऊपर है। बोर्स मॉडल जो है ना, इस पर ये क्वेश्चन है। कहता है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन moves along the circular track या circular path of radius 5.3 into 10 to the power minus 11 meter in ground state। इस पर ज्यादा बहस अभी नहीं करनी है। ग्राउंड स्टेट का मतलब नियरेस्ट हो गया ग्राउंड स्टेट। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। ज्यादा हम नहीं कुछ बात करेंगे। सवाल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, एंड आपको चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ये मैटर नहीं है। अब ये आ गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर, या सॉरी क्या बोलते हैं हम, आप मान करके चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ही कहानी होगी, क्योंकि जो काम हम लोग अभी करने जा रहे हैं, ये देखिए सॉल्यूशन के तौर पर मैं फिर से आपको बता दूं, ये अपने सर के ही बुक का प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम को पढ़ता हूं ताकि आपको सैचुरेशन मिले और आप खुश हो जाएं। सवाल साफ सीधी बात कह रहा है कि इन द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रीटेड एज अ पार्टिकल गोइंग इन अ सर्कल विद द सेंटर एट द प्रोटॉन। पता है न्यूक्लियस होता है, वहाँ प्रोटॉन होता है। The proton itself is assumed to be fixed in an inertial frame. The centripetal force is provided by the Coulomb attraction, ये भी बोल दिया है। In the ground state, the electrons goes round the proton in a circle of radius something, जो आपको मैंने लिखा दिया है। And the speed of the electron in the ground state, mass और चार्ज दोनों पता है। यही है सवाल जो मैंने कहा है, कही है बात आपको वही है। देखिए सपोज कीजिए ये H एटम है, और इस हाइड्रोजन एटम में आपको है ना कितना बढ़िया बना था, और कभी भी कचरा होने लगता है। ठीक है, चलिए हो गया। ये देखिए न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन है, आपको तो पता कि सिर्फ 1p है बेचारा के पास, और ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है और जिसकी अपनी एक वेलोसिटी है ve, जो इस ऑर्बिट में ये अपना परफॉर्म कर रही है। सवाल ने हालांकि लिखा है, पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूं कि आप जो सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में बार बार चर्चा करते हैं, जिसकी वैल्यू आप बोलते हैं या तो mv²/r हो, या मान लेते हैं m⍵²r हो। मैं बहुत राज की बात आपको बता रहा हूं और बहुत मजे की बात बता रहा हूं। आपको ये जानना चाहिए कि यह जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, बातें हम कर चुके हैं, लेकिन आज इस पर एक अलग से मैं एक लाइन बोलता हूं। यह जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल के ऊपर लगता है टुवार्ड्स द सेंटर, ये एक प्रकार का कंडीशनल फोर्स है। याद रखिएगा, ये कंडीशनल फोर्स है। कंडीशनल फोर्स कैसे है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, आप कोशिश कीजिएगा समझने का। सपोज कीजिए आप दो फ्रेंड, आप हैं, आपका कोई फ्रेंड है,
आपने अपने फ्रेंड को बोला कि चलो मुझे गांधी मैदान जाना है, मेरे साथ चलो। अब ध्यान से सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये एग्जाम्पल बहुत ही बेहतर और काफी इजियर एग्जाम्पल है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के इंपॉर्टेंस को समझने का, क्यों ये कंडीशनल फोर्स है और कैसे हम इसको कंडीशनल फोर्स बताते हैं। ठीक है, आपने अपने दोस्त को गांधी मैदान, मैं पटना की बात कर रहा हूँ, आप सपोज कीजिए आप राजा बाजार में रहते हैं या कहीं 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो गांधी मैदान आपका दोस्त बोलता ठीक है हम जाएंगे तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं तुमको माननी पड़ेगी। पहली शर्त यह है कि आने जाने का भाड़ा तुमको देना पड़ेगा, 1 नंबर। अब वो तुमको 50 लगे, 100 लगे, 200 लगे, तुम जानो, जाएंगे बढ़िया गाड़ी से। दूसरी शर्त है कि तुमको वहां पर मल्टीप्लेक्स में मुझे एक मूवी दिखानी पड़ेगी और फिर हम कुछ खाएंगे पिएंगे। तो ओवरऑल आपने समझा कि मैं तो ऐसे मजाक में अपने दोस्त को बोला था कि चलो मेरे साथ गांधी मैदान आते हैं, लेकिन आपके दोस्त ने तो एक डिमांड रख दिया, एक तरह से आपके साथ कंडीशन रख दिया। क्या कंडीशन रखा, अब जोड़ लीजिए। आपका दोस्त आपके साथ जा रहा है, उस पर खर्च 100 रुपया भाड़ा है, उसके बाद उसके मल्टीप्लेक्स में टिकट का पैसा है, फिर नाश्ता करेगा। सपोज कि ये मिला के 300 या 400 रुपया होता है सपोज, लेकिन आप भी तो साथ में हैं। अब वो मूवी देखेगा, आप तो रोड पर बैठे नहीं रहेंगे, तो 400 आपका भी खर्च होगा, यानी 800 रुपये की टोटल ओवरऑल एक्सपेंस आए। भाई साहब, ये जो 800 रुपया का एक्सपेंस आया वो कौन पे करेगा, वो आप पे करेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका दोस्त आपके साथ गांधी मैदान जाएगा इस शर्त पर कि आप 800 रुपये उस पर खर्च करें। ये हो गया डिमांड, ये हो गया कंडीशन। अब ये 800 रुपया आप कैसे लाते हैं ये तो आपकी बात है। किताब बेचिए, किसी से उधार लीजिए, घड़ी बंधक लगाइए, मोबाइल कहीं रखिए या किसी दोस्त से मंगाइए, जो कीजिए वो आपका मामला है। सीधा एक लाइन में समझिए कि योर फ्रेंड विल मूव विथ यू टू गांधी मैदान only when you are capable to expense 800 rupees. Under the condition of 800 rupees, your friend will be with you for गांधी मैदान। यही है सर्कुलर मोशन में F(b²/r) की कहानी, कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगी तो टुवार्ड्स द सेंटर उसे mv²/r के बराबर फोर्स चाहिए। अब इस फोर्स की पूर्ति, नाउ गो फॉर द डिमांड, इस फोर्स की पूर्ति आप किस रिसोर्स से करते हैं ये आपकी मर्जी है। पार्टिकल को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप उसको सर्कुलर मोशन दे रहे हैं। उसने शर्त रखी मुझे इतना चाहिए, पूरा आप करो। बस ये अगर आप समझ लेते हैं सर्कुलर मोशन का सवाल आपके लिए पूरा इजी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, और उसके लिए व्यवस्था दी रहती है, आप उस व्यवस्था को पकड़िए। सवाल ने लिखा है कि द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्ब्स अट्रैक्शन। कूलम्ब्स लॉ से आता है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच जो अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा वही अट्रैक्शन का फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको सप्लाई करेगा। तो यहां लिखेंगे हेयर द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कूलम्ब्स अट्रैक्शन। हालांकि सवाल में भी लिखा हुआ, आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए चूंकि मैंने एग्जाम्पल सिखाया है तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब आपको क्या करना है, कूलम्ब्स फोर्स के विषय में आपको नॉलेज है, अगर नहीं है तो मैं दे रहा हूं। 10th क्लास में ये चीज बताया गया था, बाकी 12 में तो इसका पूरा हम लोग लंबा चौड़ा कारोबार करेंगे। अब देखिए क्या करना है, इसीलिए सीधा लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q1 Q2 अपॉन R²
इक्वल टू ME इंटू VE स्क्वायर बाई R। हो गया, सवाल बन गया मेरा। हमको वेलोसिटी डिमांड कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, जिसके लिए तमाम व्यवस्था हमारे पास अवेलेबल है। तो कैसे करेंगे, और यही बोर्स एटॉमिक मॉडल है। बोर साहब ने यही एटॉमिक मॉडल दिया था, न्यूक्लियस है, ये है, वो है, स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। उसकी चर्चा के लिए ये जगह नहीं है, तो मैं फिर से लिखूंगा इसको। और वो क्या होगा देखिए, यहां देखा जाए, नाउ कॉन्सेप्ट लिखा जा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये कूलम्ब्स अट्रैक्शन की कहानी है। अट्रैक्शन ऑलरेडी फोर्स को बता दिया गया, पॉजिटिव नेगेटिव अलग चार्ज है तो अट्रैक्शन ही होगा। ये बराबर होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। कुछ नहीं करना है, आपको डेटा रखना है, आंसर अपने आप आएगा। ये 9 × 10⁹ होगा, इसका वैल्यू होता है। अभी आप नए हैं, आपको पता नहीं है, तो आप समझ लीजिए, इस पर ज़्यादा बात अभी करने से नुकसान है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इसका यूनिट होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हो गया। और चार्ज दोनों देखिए इक्वल वैल्यू का है, एक पर प्लस है दूसरे पर माइनस है, तो वो अभी लिखने का नहीं है। अट्रैक्शन आपने बता दिया था, उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखना है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है, तो इसका स्क्वायर लगा दीजिए, और एक आर यहाँ खत्म हो जाएगा, बटा यहाँ हो जाएगा 5.3 × 10⁻11 मीटर है, ये रेडियस है तो। और यहाँ आपको 9.1 × 10⁻31 ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और गुना VE का स्क्वायर। अब ज़्यादा आपको परेशान होना नहीं है, मैं डायरेक्ट VE का वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर। सो 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5.3 × 10⁻11 इंटू 9.1 × 10⁻31। इस पूरे पर आपको रूट लगा देना है, और ये मीटर पर सेकंड। क्या वैल्यू आएगा वो कैलकुलेशन करना आपकी जवाबदेही है। मेरे समझ से मुझे लगता है 2.2 × 10⁸ या इस तरह से कुछ मीटर पर सेकंड टाइप का आना चाहिए। इसको एक आइडिया है, एक मतलब है, लेकिन कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन होता है। और अगर आपको आलस लगता है तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, लेकिन मैं लिखूंगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी आपके हक के लिए। लेकिन क्या करें, हम इतना ज़्यादा आपसे लगाव रखते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा मन जो है ना वो मानता नहीं है। और माने भी कैसे, और कैसे माने, तो प्रॉब्लम नंबर 9 है ये। हाँ बिल्कुल, 2.2 × 10⁶ है बेटा, ये है 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। अच्छी बात है, आप कैलकुलेशन करेंगे यही आएगा। ये मेरा मकसद नहीं है कि मैं 80 वर्मा सॉल्व कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। हमको बोर्स मॉडल के विषय में एक चर्चा करनी थी, एक नई बात भी सीख लिए हम लोग, है ना। और साथ में सर्कुलर मोशन में जो कंडीशनल फोर्स होता है उसका एक एग्जाम्पल भी देखा हम लोगों ने। और इस एग्जाम्पल के साथ साथ हमने एक अच्छी बात ये सीखी कि किस तरह से सर्कुलर मोशन का रिक्वायरमेंट होता है, और वो पूरा करने की व्यवस्था पर वो कैसे निर्भर करता है। अब आइए एक सवाल और देखते हैं, वो थोड़ा अलग है। और वो सवाल अलग कैसे है देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होता है क्वेश्चन लिखने पर, इतना बेहतर समझा देंगे क्वेश्चन को कि आपको लिखने से ज़्यादा आसान वो समझना लगेगा। पहली बात आप ये जाने, ग्रूव मतलब होता है संकरी नाली। इस शब्द को समझ लें, ग्रूव का मतलब होता है संकरी नाली, मतलब काफ़ी छोटी सी संकरी नाली, इसको ग्रूव कहा जाता है। कहता है कि एक टेबल पर हमने इस तरह से एक ग्रूव डिजाइन किया है। एक हॉरिजॉन्टल जो टेबल है ना,
उस पर हमने एक ग्रूव डिजाइन किया है। और अब क्या करते हैं, इसको हम रोटेट करवाते हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवाते हैं। ये मान लेते हैं हमारा जेड एक्सिस है, ये सपोज कर लीजिए हमारा वाई एक्सिस है, और ये सपोज कर लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है। फिगर उतना खूबसूरत नहीं हुआ तो आप गुस्साइएगा नहीं, हमने कोशिश किया है, फिगर से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने से ज़्यादा मतलब रखना है हम लोगों को, ठीक है। और अब कहता है कि इसको हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाते हैं, ये बात सही है। इस ग्रूव के अंदर हमने एक छोटी सी कोई वस्तु रख दी है, ओरिजिन से एनी डिस्टेंस ए पर, m इसका मास है, m इसका मास है। कहता है कि मैं कितने वेलोसिटी के साथ इसको घुमाऊं, मैं कितने वेलोसिटी के साथ इसको घुमाऊं कि यह बॉल, यह पार्टिकल सेंटर से L डिस्टेंस पर जाकर के पहुंच जाए, यानी इसका डिस्टेंस L यहीं पर हम L मान लेते हैं आप, है ना, L डिस्टेंस पर ये पहुंच जाए। मैं एक बार फिर से आपके लिए सवाल पेश कर रहा हूं, एक बार फिर से सवाल को आप समझने की कोशिश करेंगे। कहता अ टेबल विथ ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कहीं फ्रिक्शन का कोई गुंजाइश नहीं है, इज टर्निंग at angular speed omega about its axis, a groove is made on the surface along a radius, and a particle is gently placed inside the groove at a distance a from the center. Find the speed of the particle when it reaches the distance L. वही बात है जो मैंने कही थी, अब कुछ नया नहीं। अब आप तो सवाल यहाँ पर बड़ा ही क्लासिकल है, कारण है आपको, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं जो बात, उस पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको ये सुन करके और ये देख कर। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ठीक है, मैंने इस ग्रुप में इसको डाला, मुझे भी पता है, तो ये जब इसको जब मैं घुमाऊंगा ओमेगा वेलोसिटी से, तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। ऐसे तो लगता सेंटर की तरफ है, पर इसके अगेंस्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी चर्चा अभी हुई नहीं है लेकिन होगी, तो उतना ही मैग्नीट्यूड है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, मैं कुछ एहसास आपको दिला रहा हूं, आप उसको फील करना। सपोज करिए कि आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, 4 व्हीलर में, और सीधी रोड पर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो आप पीछे बैठे मालिक हैं भाई, ड्राइवर आगे चला रहा है गाड़ी, पर वो कहता है कि सर आपका गेट खुला हुआ है। गेट का मतलब साइड में जो गेट है, मेन गेट, वो खुला हुआ, खुला, चलो कोई बात नहीं है, चलेगा, कोई भाई सर लगा लीजिए ना, मेरा इंडिकेटर बता रहा है कि आपका गेट, अरे चलो क्यों बकवास करता है। उन्होंने इस पर मतलब उतना ज़्यादा केयर नहीं लिया, चलो है तो कोई बात, सीधे तो जा रहे। अचानक लेफ्ट टर्निंग आ गई, जैसे ही लेफ्ट टर्निंग आई, ड्राइवर ने गाड़ी को लेफ्ट टर्न किया और पता चला कि मालिक गाड़ी के नीचे है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स जनरेट हुआ, जो सेंट्रीपिटल फोर्स के ठीक अपोजिट, और उन्होंने गेट को खोल दिया और आप चले गए नीचे। यहाँ पर वही बात हो रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जब आप इसको घुमाएंगे तो सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करेगा, आपको पता है ये है m ओमेगा स्क्वायर, और कुछ भी अभी a है तो चलो a लिखते हैं, है ना। तो इसके अगेंस्ट में फोर्स क्रिएट होता है इधर की तरफ, जिसको FC डैश कह सकते हैं, चर्चा होगी इस पर। इसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और मैं आपको ये सवाल क्यों बता रहा हूं, आपके मन में होगा जब आप ये पढ़ाए नहीं, भाई थोड़ा भूख भी तो जगा लें। ये बच्चा स्यूडो फोर्स है, रोटेटिंग फ्रेम में भी स्यूडो फोर्स काम करता है, ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको, और इसीलिए मैंने ये सवाल लाया। ये स्यूडो फोर्स है,
इसकी चर्चा अच्छे से कर लेंगे, आप उसके लिए चिंता न करें, थोड़ा सा एडवांस भी चलना जरूरी है। तो ये सेंटर से बाहर काम करता है, मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल के ही बराबर आता है, और यही वजह है कि जब आप इसको घुमाते हैं तो ये ग्रुप के अंदर ये पार्टिकल सेंटर से दूर भाग रहा होता है। लेकिन एक बात आपने गौर किया कि सेंटर से जब ये दूर भागता है तो सेंटर से दूरी तो बदलती है इसकी, और जब सेंटर से दूरी बदलेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान बदलेगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान बदलेगा मतलब क्या? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, जो भी हो रहा है, वेलोसिटी अब इंक्रीज कर रही है, आर भी इंक्रीज कर रहा है। तो जो भी कैलकुलेशन से आएगा उसको देखेंगे। बस सॉरी, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करे, वो वेलोसिटी को फिक्स रखा, ओमेगा रखा गया है, फोर्स ये चेंज कर रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है। वही मुझे डाउट हो रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओमेगा कांस्टेंट रखा गया है तो एंगुलर वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो फोर्स का वैल्यू आर के बदलने से चेंज हो रहा है। ठीक है, आर का वैल्यू, और वो किस पर असर करेगा? तब ये कह रहा है कि आपको इस समय में ओमेगा अगर आपने इस पोजीशन पर फिक्स रखा तो उस समय में जब ये एल डिस्टेंस पर जाएगा तो ओमेगा का मान क्या होगा? ओमेगा कांस्टेंट नहीं है सवाल में। मैं क्या क्या बोल गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सवाल में ओमेगा आपको डिमांड कर रहा है, मतलब ओमेगा एट एनी इंस्टेंट आपको ओमेगा ये दिखाया है, पर वो ये कह रहा है ना कि फाइनली आप बता दीजिए, हाँ, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वो आपको चाहिए होगा। लेकिन कौन सा स्पीड, ये तो जान लीजिए, कौन सा स्पीड? यही है राज की बात। ओमेगा से घुमा दिया है, वो एंगुलर स्पीड वही है। आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि v इक्वल टू होता है ओमेगा आर? क्या ओमेगा को फिक्स रखते हुए v को बदला नहीं जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता। सो ओमेगा इज कांस्टेंट, angular speed is constant, but as the position of particle is changing, so radius of circular path will change। और अगर वो रेडियस चेंज करेगा तो जाहिर सी बात है स्पीड को चेंज करेगा। कोई चिंता की बात नहीं। तो चिंता की बात तो सर काम तो कर दीजिए। वी चूज एनी पोजीशन एक्स, भाई साहब न ए न एल, क्योंकि वेरिएबल है। तो एनी पोजीशन एक्स पर अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है इस समय में फोर्स का वैल्यू क्या होगा? F इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसीलिए m इंटू ए एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना। लेकिन m तो चला गया, m रहा कहां? अब देखिए x के हिसाब से भी चाहिए, तो आपको पता है ना कि a इक्वल टू होता है v इंटू डी वी बाय डी एक्स। इसको इस्तेमाल करना है हम लोगों को, इसीलिए मैं लिखूंगा v इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू, सवाल थोड़ा सा लेवल का है, हालांकि हम लोगों के नज़र में कुछ नहीं है, पर आपके नज़र में ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार इस तरह का सवाल आपके सामने सर्कुलर मोशन में आ रहा है, पर मजा लेना है, डिप्रेशन में नहीं आना है। ये कितना हो जाएगा बता दीजिए? वहां पर क्या आपके पास है ओमेगा स्क्वायर एक्स, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा? v इंटू डी वी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप कुछ मत कीजिए, इंटीग्रेशन लगाइए इसके ऊपर, वेरिएबल है ना, लगाना पड़ेगा। कहता है कि a से l पर जाना है और 0 से v हो जाना है। a से शुरू हुआ है ना, ओरिजिन पर नहीं था, ये सेंटर से a डिस्टेंस पर था और जाना इसको l पर। l भी यहाँ से मापा गया है, क्योंकि स्टैंडर्ड पोजीशन मेरा यहाँ है, तो लिमिट वहीं से उठेगा a से लेकर के l तक। तो ये होगा v स्क्वायर बटा 2, और इसका जो है वो 0 से लेकर के v लगा दीजिए, और ये ओमेगा स्क्वायर बाहर होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और a से लेकर के l लगा दीजिए, 2 से 2 मर गया। आपके पास रिजल्ट क्या आएगा आपको पता है?
आपके पास रिजल्ट आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो वी का जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा, इस पर रूट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही है आपका। तो मेरा ये कहना है कि हमको 30 मार्क का नहीं है, हम सिर्फ आपका सर्विस और आपकी सेवा को एक निरंतरता और बेहतरी करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। और ये प्रयास रहता है हमारा कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बेहतर हो, क्योंकि उसी से ना आप जीवन को जीना है। और जब अच्छा लगेगा तो अपने बच्चे को भी बोलेगा कि वो जो प्लेटफॉर्म है उसको पकड़ो, फिजिक्स को बेहतर करने का वही एकमात्र सूत्रधार है। क्योंकि इस प्रॉब्लम्स डील करने वाले बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म पर बच्चे, आप धीरे धीरे देखेंगे। जब आप हमसे अधिक तो आप यूट्यूब सर्च करते हो, पर जो गंभीरता, जो ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए, उस हिसाब से अगर काम करेंगे तो सब्जेक्ट की समझ जितनी बेहतर हो सकती है उससे कहीं ज़्यादा होगी। चाहे तो और सवाल उठा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम का तो कोई मतलब ये नहीं है, कितना भी चाहे हम लोग कर लें। लेकिन मेरा मानना है कि आप जो है इतना पर काम करें, इतना को पहले समझ करके रखें, और नेक्स्ट लेक्चर जब लाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम का लेवल उठाएंगे, और ढंग का नीट का प्रॉब्लम है, जेई का प्रॉब्लम है, उस पर काम करेंगे। और अब देखिए, जब हम लोग आगे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम पीछे के सवाल को भी उठा सकते हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि जेई नीट का प्रॉब्लम बहुत, जेई का प्रॉब्लम खास करके बहुत डिस्कस नहीं हुआ है। तो रिवीजन के लिए एक आध सवाल काइनेमेटिक्स का, प्रोजेक्टाइल का, इस तरह का आ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना हम लोगों को। और अब एक आध दिन के अंदर आपको इनविटेशन जाएगा लाइव लेक्चर के लिए, थोड़ा तैयार रहना है। और आपको उसमें जो प्रॉब्लम कुछ फिक्शन के हैं, कुछ न्यूटन्स लॉ के हैं, कुछ जेई के प्रॉब्लम हैं, वो लाइव लेक्चर में हम आपसे शेयर करेंगे, ताकि वहाँ पर हमारे पास टाइम का फ्रीडम रहता है, तो मैं बड़े प्रॉब्लम को बड़ी सुकून के साथ आपको सिखा पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए यहीं पर हमको इजाज़त दीजिए, और खुश रहिए, अपने दोस्तों से मिलिए, गप्पे कीजिए, मज़े मारिए, और हमेशा ये याद रहे कि आपको आगे बढ़ना है, होश नहीं खोना है। थैंक यू सो मच।